बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंदा नचीज़ मोहम्मद इमरान हैदर आज आपकी खिदमत में टू एक्सप्लोर पाकिस्तान ग्लोबली के प्लेटफॉर्म से हाजिर खिदमत है। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो 1973 का आइन के अहम पहलू हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि मुताला पाकिस्तान के चैप्टर 6 जो है तारीख़ पाकिस्तान, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान का बड़ा ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसको हम चल के आज डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। ये लेक्चर उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स को मद्देनज़र रख के रिकॉर्ड किया जा रहा है, ताकि यकसा तौर पर किसी भी बोर्ड का स्टूडेंट है, किसी भी स्कूल का है, उर्दू मीडियम का, इंग्लिश मीडियम का, किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट उसको मुफीद रहेगा यकसा तौर पर। सबसे पहले तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि आइन और कानून में क्या फ़र्क होता है। आइन रियासत और रियासती इदारों के लिए होता है और कानून अवाम के लिए होता है। अब जैसा कि पाकिस्तान बनते ही 1956 का आइन बनाया गया, फिर उसके बाद फिर 1962 का आइन मुतारफ़ किया गया, फिर उसके बाद आफ्टर द पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान बांग्लादेश जो था वो सुबह बंगाल जो था वो बांग्लादेश बन गया। फिर उसके बाद 1971 के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बड़ी काविशों और मेहनत के साथ पाकिस्तान को 1973 का आइन दिया। ये बहुत ही बेहतरीन एक ज़बरदस्त किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन था जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस टाइम के वज़ीर आज़म थे, उन्होंने पाकिस्तान को गिफ्ट किया। अब यहाँ पे जो दूसरे जो 1956, 62 और 73 के आइन्स की तरह जो इसका नंबर 1 पॉइंट है, हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, इफ्तिताहिया प्रीएम्बल्स। 56 और 62 के आइन दसातीर की तरह ये भी वफाकी आइन था और करारदाद मकासद को इफ्तिताहिया के तौर पे शामिल किया गया, जिसके मुताबिक अल्लाह ताला की हाकमियत वहदहू ला शरीक है। ये सारी की सारी हाकमियत उसी की है और इंसान उसका नाइब है। इंसान का काम इस ज़मीन के ऊपर आके, इस दुनिया में आके अल्लाह ताला के बताए हुए आइन और कानून के मुताबिक, रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक अमल करना। इंसान का काम जस्ट लाइक का नायब का, रिप्रेजेंटेटिव का है, इससे ज़्यादा हट के नहीं है। अब इसमें क्या था कि 1985 में सबसे पहली इसके अंदर तरमीम की गई थी और जिसको इस आइन का हिस्सा बना दिया गया था बाकायदा तौर पर। नंबर 2 पॉइंट क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तहरीरी आइन होगा। पहले भी तहरीरी आइन थे। दुनिया के एक ऐसा मुल्क है जिसका तहरीरी आइन नहीं है, जिसको बरतानिया कहते हैं। वहाँ के लोग जो है वो अपने कानून को बहुत अच्छी तरह फॉलो करते हैं और वो मॉरली तौर पे बहुत ज़बरदस्त लोग हैं। और पाकिस्तान का जो रिटर्न आइन है 1973 का जो आइन है, इसके अंदर 3 चीज़ें हैं, 280 दफ़ात, 12 हिस्से और 6 गोशवारे। दफ़ात मीन 280 आर्टिकल्स, 1 डजन सेक्शंस एंड 6 जुडिशल रिकॉर्ड्स हैं। ये इसका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। नंबर 3 पॉइंट वफाकी आइन होगा, फेडरल 1 होगा कॉन्स्टिट्यूशन। अब फेडरल 1 का मतलब क्या है कि इसके अंदर 4 सूबे, वफाक, इसके मुल्का इलाके, गिलगित बल्तिस्तान और फाटा के इलाके इसके अंदर शामिल होंगे। और जिसमें सूबों के से मुल्का कबायली इलाके भी इसके अंदर शामिल थे। जिस तरह फाटा है, 2018 की अमेंडमेंट जब हुई थी तो उसके अंदर 2018 में जाके फाटा के इलाका को सूबा KPK का, खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बना दिया गया, क्योंकि वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मुश्किलात का सामना था। तो उसी सूबा के अंदर उस इलाके को जम करके उस इलाके की डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना। अब नंबर 4 पॉइंट क्या, सेमी रेज्ड कॉन्स्टिट्यूशन, नीम इस्तवार आइन। नीम इस्तवार आइन उस आइन को कहते हैं, ना ही वो ज़्यादा मुश्किल है ना ही ज़्यादा आसान है। किस चीज़ के हवाले से, चेंजिंग्स के हवाले से, उसके अंदर अमेंडमेंट्स के हवाले से, रिफॉर्म्स के हवाले से। अमेंडमेंट्स करना हो तो वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ उसके अंदर अमेंडमेंट्स की जा सकती हैं। किसी एग्जिस्टिंग आर्टिकल को अगर उससे खारिज करना है तो उसके लिए भी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए
اگر کسی چیز کے اندر چینج لے کے آنی ہے اس کے لیے بھی 2/3 میجورٹی چاہیے. کوئی نیا قانون پاس کر کے اس کا حصہ بنانا ہے تو اس کے اندر بھی 2/3 میجورٹی چاہیے. 2/3 مین لیٹ سپوز 100 ممبر آف پارلیمنٹس ہیں تو ان میں سے 66 ایٹ لیسٹ جو ہیں وہ اس کی سپورٹ میں ہوں گے تو دین جا کے وہ آئین بن سکتا ہے. نیکسٹ کیا؟ قومی زبان، نیشنل لینگویج. اب نیشنل لینگویج 1973 کے آئین کے روح کے مطابق 15 سال کے عرصے کے لیے اردو زبان کو سرکاری زبان کی حیثیت کے طور پر رائج کر دیا گیا. اب اس کے دوران انگریزی زبان کو سرکاری زبان کے طور پہ استعمال ہوتی رہی، لیکن انفارچونیٹلی اردو کو سرکاری زبان جو تھا سرکاری زبان بنانے میں وہ ناکام رہے. آج تک ایسا نہیں ہو سکا. اب نیکسٹ کیا ہے جی؟ اسلامی آئین. دیکھیں یہ ریاست نظریہ اسلام کے تحت بنی. اسلام اس ملک کے وجود میں آنے کے پیچھے جو سب سے بڑی چیز ہے جو فلسفی ہے وہ فلسفی آف اسلام ہے، آئیڈیالوجی آف اسلام ہے. تو لہٰذا اس ریاست کو چلانے کے لیے بھی اسلامی آئین چاہیے. جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ ہم ایک ایسی الگ ریاست بنائیں گے جہاں پہ ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں گے، ایک پریکٹیکل لیب بنائیں گے. اب اسلامی ریاست ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر پارلیمانی نظام حکومت ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ صدر جو ہے وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر وزیر اعظم حکومتی سربراہ ہوتا ہے. یہ نیکسٹ پوائنٹ میں ڈسکس کرتے ہیں. لیکن اسلامی آئین کی روح میں صدر اور وزیر اعظم دونوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے، پہلی چیز. دوسری چیز اس میں کیا چیز تھی؟ مین امپورٹنٹ پوائنٹ تھا کہ ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا، اسلامک ریپبلک آف پاکستان. 1956 کے آئین میں بھی یہی نام تھا. 1962 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر تھوڑی سی چینج کی گئی، اسلامی کا ورڈ ہٹا لیا گیا اور اسلامی جمہوریہ پاکستان دوبارہ سے 1973 کے آئین میں اس کا نام ملک کا نام رکھا گیا. اس آئین کا مقصد کیا تھا؟ کہ شہریوں میں اسلامی طرز زندگی کو ترویج دی جائے، اس کو ڈیولپ کیا جائے، لوگوں کے اندر جو اسلامک رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے، سود کا جو انٹرسٹ ہے اس کا خاتمہ کیا جائے گا، اور ریاست کے اندر زکوٰۃ اوقاف کے نظام کو منظم کیا جائے گا. اب اس کا مقصد کیا ہے کہ اسلام کے نام پہ ریاست بنی ہے، اسلامی قوانین کو نافذ العمل کیا جائے، ان کو امپلیمنٹس کیا جائے گا. اب اس سے کیا ہوگا؟ جو غریب طبقہ ہے اس کی سپورٹ کے لیے اگر سب لوگ زکوٰۃ دیں گے تو وہ غریب غربت سے نکل سکیں، ان کی بھی فنانشل ہیلپ ہو جائے گی. پھر اس سے نیکسٹ پوائنٹ کیا تھا؟ پوائنٹ نمبر 7، آزاد اور خود مختار عدلیہ ہوگی، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہوگی. کوئی بھی اگر سوسائٹی کی بات کی جائے تو اس ظلم کے نظام کے ساتھ وہ سوسائٹی نہیں چل سکتی. کفر کے نظام کے ساتھ تو چل سکتی ہے لیکن ظلم کے نظام کے ساتھ نہیں چل سکتی. یہ ریاست اسلامی ریاست ہے اور اس کے اندر آزاد اور خود مختار عدالتوں کا ہونا انتہائی لازم ہے کہ عدالتیں جو ججز ہوتے ہیں، جسٹس ہوتے ہیں، وہ بلا خوف و خطر کسی کی کوئی بھی چیز ذہن میں لائے بغیر، کسی کی اپروچ اور ریفرنس کو دیکھے بغیر ایک چیز ذہن میں رکھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ذات ہے، میں اس کو حاضر ناظر جان کے اپنے علم کے مطابق اور آئین کی روح سے فیصلے کو، جو کیس ہے اس کو میرٹ پہ سن کے اس کا فیصلہ کرنا. یہ ہوتا ہے آزاد اور خود مختار عدالت کا کام ہوتا ہے. اور یہ سسٹم جب تک کسی بھی سوسائٹی میں پرویل نہیں ہوتا تب تک وہاں پہ پیس اینڈ پراسپیرٹی کے اوپر بہت زیادہ کمپرومائز کرنا پڑتے ہیں. اب پارلیمانی آئین ہوگا. اب پارلیمانی آئین کیا تھا جی؟ 1973 کے آئین کے مطابق قومی اسمبلی کی میعاد 5 سال رکھی گئی. اور پارلیمانی نظام حکومت کے اندر کیا ہوتا ہے جی؟ پارلیمان ایک پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہوتا ہے، ایک ڈیموکریٹک فارم آف گورنمنٹ، جس کو پارلیمانی نظام حکومت کہتے ہیں. اب پارلیمانی نظام حکومت کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ وڈ بی دا پریزیڈنٹ. پریزیڈنٹ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتا ہے، جو ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہوتا ہے، حکومت کا سربراہ جو ہوتا ہے وہ وزیر اعظم ہوتا ہے.
पर उसके साथ साथ सदर को कौमी असम्बली, सेनेट और चारों सूबे मिल के उसको अपॉइंट करते हैं, उसका तयन करते हैं, उसकी इलेक्टिंग प्रोसेस चारों सूबे, सेनेट और कौमी असम्बली मिल के करते हैं। और जो वज़ीर आज़म का इंतखाब होता है, जो मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली होते हैं, वो अपने वोट के ज़रिए प्राइम मिनिस्टर के का इंतखाब करते हैं। उससे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आइन की बालादस्ती होगी, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब तक किसी भी एरिया के अंदर सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगी, वहाँ पे दंगे फसाद, जुल्म जबर का कानून चलता रहेगा। जब तक आइन की नज़र में सब लोग बराबर नहीं होंगे और बड़े और छोटे की कोई तमीज़ नहीं होगी, कानून सबके लिए बराबर होगा, ऑल आर इक्वल इन द फ्रंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, तो तब तक जब ये चीज़ें हो जाएंगी, फिर बहुत से मसाइल ऑटोमेटिकली मिनिमाइज हो जाते हैं। जब किसी को पता होता है कि कोई भी आइन की वायलेशन करेगा, आइन को तोड़ेगा, उसके अगेंस्ट जाएगा, तो उसको सज़ा और जज़ा मिलेगी। जो आइन से गद्दारी करेगा उसको संगीन सज़ा मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट, आइन की बालादस्ती के बाद है आइनी इदारे, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस। अब आइनी इदारों के हवाले से 1973 के आइन में मरकज़ी और सूबाई मफादात मामलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आइन ने कई एक इदारे भी तश्कील दिए, मसलन मुश्तरका कौंसल, कौमी और इक़्तिसादी कौंसल, कौमी मालियाती कमीशन एंड इलेक्शन कमीशन, एंड आफ्टर दैट नैब, मोतसिब, वफाकी मोतसिब इदारा, कि ये वो इदारे हैं जो वफाकी इदारे हैं, तो कि वो आइन के अंदर रह के, ये वो इदारे हैं जो रियासत को सपोर्ट करते हैं। मुख्तलिफ इनके ज़िम्मे, इलेक्शन कमीशन का क्या काम होता है, मुल्क के अंदर इलेक्शंस कंडक्ट करवाना, अच्छे तरीके के साथ अरेंज करना, उसकी मैनेजमेंट करना और कंडक्ट करवाना। और एहतसाब का काम क्या होता है, एहतसाब का डिपार्टमेंट जो होता है कि वो लोगों से चेक एंड बैलेंस रखे कि किसी ने कोई करप्शन की है, कोई माली गद्दारी की है या कोई भी प्रॉब्लम किया है, तो उससे पूछ गोछ की जाए कि आपके पास ये प्रॉपर्टी है, तो आपने बतौर हुक्मरान और बतौर ऑन द टाइम ऑफ जॉब आपने ये चीज़ें जो बनाई हैं, तो क्या ये आपकी इनकम इतनी थी। किसी के ऊपर करप्शन के एलिगेशंस लगते हैं तो वहाँ जाके उनको डिफेंड किया जा सकता है। और उसके बाद दो ऐवानी मुकर्ररा है, दो ऐवानी मुकर्ररा बाइकैमरल लेजिस्लेचर था। इससे पहले 1962 के आइन में यूनी कर दिया गया और 1956 के आइन के अंदर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 उसमें भी बाइकैमरल लेजिस्लेचर थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो दो ऐवानी मुकर्ररा क्या थी कि दो ऐवान होंगे, ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी। ऐवान बाला सेनेट को कहते हैं, सेनेट को कहते हैं, और सेनेट की म्याद जो होती है वो 6 साल होती है, 6 साल। अब 6 सालों में आधे नुमाइंदे जो होते हैं वो 3 साल के बाद रिटायर्ड हो जाते हैं, उसके बाद फिर 3 साल के बाद आधे नुमाइंदे जब रिटायर्ड हो जाते हैं, फिर वो जो 50% लोग होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, उनको दोबारा इलेक्ट किया जाता है। उस नुमाइंदों की जो तादाद होती है वो 104 होती है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन सेनेट्स आर 104। अब ये अपर हाउस है। अब लोअर हाउस की बात करें जिसको नेशनल असेंबली या मजलिस शूरा कहते हैं। अब उसके टोटल नंबर ऑफ जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं 342। अब दोनों के तरीका इंतखाब में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब मेंबर ऑफ जो नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबलीज होते हैं वो डायरेक्ट अवाम वोट के ज़रिए उनको इलेक्ट करते हैं, और जो सेनेटर्स होते हैं उनको अवाम के नुमाइंदे मुंतखब करते हैं। अब MNA नेशनल असेंबली को रिप्रेजेंट करता है, MNA स्टैंड्स फॉर मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, MPA मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज। अब प्रोविंशियल असेंबलीज के जो लोग होते हैं वो सेनेटर्स को वोट करते हैं, वो बेसिकली वो अपने अवामी नुमाइंद होने के नाते पे वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं। वो नेशनल असेंबली जो है वो
फेडरल वन होती और सेनेट भी वो सूबाई असम्बलियों की रिप्रेजेंटेशन कर रही थी, दोनों वफाकी दायरे होते। अब ये था दो ऐवानी मुकर्रमा, दो ऐवानी और यक ऐवानी। यक ऐवानी में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ नेशनल असम्बली होती है, सेनेट नहीं होता है। और नेशनल असम्बली के मेंबरान की म्याद जो है वो 5 साल होती है, और 104 सेनेट के और 342 जो हैं वो कौमी असम्बली। टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स हैं अपर एंड लोअर हाउस के वो हैं 446। अब लास्ट पॉइंट है बुनियादी हकूक, फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? आइन में शहरियों को तमाम बुनियादी हकूक हासिल है। पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों को बुनियादी हकूक के मुनाफिक कोई कानून बनाने की इजाज़त नहीं होगी। ऐसा कोई भी कानून, चाहे वो प्रोविंशियल असम्बली है चाहे वो नेशनल असम्बली है, वो नहीं बना सकती जो आइन से तजाद करता हो, उससे मुनाफी हो और कुरान और सुन्नत से हट के बनाया जाए, क्योंकि ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। और शहरियों को, तमाम शहरियों को बुनियादी हकूक क्या है? डिफेंस, तहफ़्फ़ुज़, हेल्थ, सेहत, शेल्टर, होम, एजुकेशन, तालीम। ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जो रियासत का काम होता है, बुनियादी फ़र्ज़ होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन 1973 ये हमें हेल्प आउट करता है कि हमारे कौन कौन से हमारे राइट्स क्या हैं हमारे, और हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं। ये था 1973 के आइन के अहम पहलू की एस्पेक्ट्स जो थे, ये वो 12 थे। ये एटलीस्ट आप मोर देन 10 लिखेंगे तो 10 जाके आपको फुल मार्क्स भी मिल सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, आपने एंजॉय किया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपने पूछना तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।